नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल 26 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं रोज कहती हूँ आपसे, डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहती है, तो वहां से डाउनलोड करके कोशिश करिए खुद की शॉर्ट नोट्स बनाने की, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स पे जब हमारा एग्जाम बहुत करीब होता है तो वो शॉर्ट नोट्स ही जो है हमारे काम आती है रिवीजन करने के लिए। तो बाकी और भी, जैसा कि मैं टेस्ट के लिए आप लोग बोल रही हूँ, आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे अच्छे से। और जैसे कि समय बहुत कम है तो जितनी भी सारी चीजें अभी तक पढ़े उनको कोशिश करिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और बात करेंगे अपने क्लास की। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से सेशन को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न आज की क्लास में हमारा क्या है। हाल ही में की गई जल निकायों की गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जल निकाय किस राज्य में है। देखिए, सब पहली बार जो है जल निकायों की गणना की गई है और इसमें बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा जो जल निकाय है वो किस राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिन्हें आंसर आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके आंसर दे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो जल निकाय है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल, बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी जो है पश्चिम बंगाल में है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये पहली बार हो रहा है, ठीक है, अभी तक के इतिहास में कि जो है जल निकायों की गणना की गई है। और ये जल निकायों की गणना किस मंत्रालय के द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है पहली बार जल निकायों की गणना की गई, जितने भी इंडिया में वाटर बॉडीज है उनकी। ठीक है, सेंसस रिपोर्ट एक तरीके से ये जारी किया गया। तो ये फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट है वाटर बॉडीज की, जिसको किसके द्वारा दोस्तों इसको जारी किया गया है, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसमें देखा जाए तो ये जो गणना है, ये जो सूची है, ये भारत में जितने भी जल संसाधन है, ठीक है, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो झीलें, जितने भी जल संसाधन है उनका ये व्यापक सूची प्रदान करती है। और ये जल संसाधन जो कि प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित, दोनों तरीके के जो जल संसाधन है उनका ये सूची प्रदान करती है। कौन कौन से, जैसा कि मैंने बताया, तालाब हो गया, टैंक हो गए, झील हो गई। और इन सबके भी साथ साथ जो जिन स्रोतों पर अतिक्रमण हुआ है उनका भी डेटा ये जो है एकत्र करता है, ये जो है गणना। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इस गणना में जितने भी जो है सभी जल स्रोतों के एक समग्र राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के क्रम में जो छठी लघु सिंचाई गणना है उनके अनुरूप केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सिंचाई गणना के तहत जो है शुरू की गई। तो इसकी गणना किसके द्वारा दोस्तों, तो छठी लघु सिंचाई गणना के अनुरूप जो है केंद्र प्रायोजित योजना है सिंचाई गणना, जिसे हम इरिगेशन सेशन कहते हैं, सेंसस कहते हैं, उसके अनुसार जो है इसकी गणना की गई है। गणना में देखिए सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है, सभी प्रकार के जल स्रोतों को, जैसे कि यहाँ पे ना सिर्फ जो जल स्रोत है बल्कि जल स्रोतों के जो सभी प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है जल स्रोतों का, जैसे कि सिंचाई के रूप में उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, घरेलू पेयजल हो गया, मनोरंजन के क्षेत्र में जिस तरीके से हम जल स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक क्षेत्र में इन जल स्रोतों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो भूजल है उनका जो है पुनर्भ्रमण, इन सब को ध्यान में इस गणना में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ना सिर्फ जल स्रोतों के बारे में बात किया गया बल्कि इन जल स्रोतों का जो विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है उनको भी जो है इस सेंसस में शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है, इस गणना में देखिए निष्कर्ष क्या निकला है कि भारत में कितने जल निकाय हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गणना की गई है वो 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग इसके जो है 97% जो है, यानी कि अगर देखा जाए 23,55,000 जो है 55, ये ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2.9% जो है जल निकाय वो शहरी क्षेत्रों में है। यहाँ पे बात करें जल निकाय जो वाटर बॉडीज है वो सर्वाधिक किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो देखा जाए शीर्ष 5 राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर असम। अगर हम देखें कुल निकायों का लगभग ये जो 5 राज्य हैं, कौन से दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम, ये पूरे देश के जितने भी जो 100% जल निकाय उनका कितना प्रतिशत भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 5 राज्य, तो 63%। और इन 5 राज्यों में भी सबसे ज्यादा किसके पास जल निकाय है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पास है। अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों के मामले में जो जल निकायों की संख्या सर्वाधिक किसके पास है दोस्तों, तो ये भी पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे आ जाता है, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, और अगर वहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें
तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पश्चिम बंगाल जो है पहले स्थान पे आता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर असम। ठीक है, यहाँ पे तालाबों की संख्या बताई गई, जल निकाय में तालाबों का प्रतिशत जो है वो सबसे ज्यादा बताया गया है, कितना 59.5%। तो इन सभी जल निकायों में तालाबों का प्रतिशत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो निजी संस्थाओं के पास जो स्वामित्व है जल निकायों का कितना परसेंट है, तो 55.2% जो जल निकायों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास रखा गया है बाकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली जो है वाटर बॉडी सेंसस रिपोर्ट है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सर्वाधिक जो जल निकायों की संख्या देखिए पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश में है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर हम शहरों की बात करें तो भी पश्चिम बंगाल और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और तालाबों का देखा जाए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है प्रतिशत देखने को मिल रहा है पूरे जल निकायों में। तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि आपके मेंस जो लोग देंगे उनके लिए भी ये रिपोर्ट। तो यहाँ की पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत जो की गई है दोस्तों वो किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केरल सरकार है वो राज्य में यानी कि जो पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किस स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बिल्कुल निचले तबके से खेल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है केरल सरकार ने। नाम क्या है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। ठीक है, उद्देश्य क्या है दोस्तों, पंचायत स्तर पर वही बताया, खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना। इसकी बात करें, इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई है एक पंचायत एक खेल का मैदान जो परियोजना है, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान पिनराई विजयन, उन्होंने केरल के कलिक्कड़ में जो है इसकी शुरुआत की है। और इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग कितने स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा दोस्तों, तो लगभग 450 स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। तो एक तरीके से पंचायत स्तर में खेल को बढ़ावा देने के लिए, और ना सिर्फ बढ़ावा बल्कि जो खेल पुराने जो कभी अब नहीं खेले जा रहे उनको भी पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड जो प्रोजेक्ट केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं केरल से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थे और आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। हमने अभी पिछले ही दिन चर्चा किया था कि देश में पहली बार जो है यहाँ पे जल बजट को पेश किया गया है, किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। तो जैसा कि केरल राज्य सरकार है वहां पे गर्मियों के समय में कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या आ जाती है। तो इस पानी की समस्या से निपटान के लिए या फिर निजात पाने के लिए वहां की सरकार के द्वारा पहली बार जो है जल बजट को अपनाया गया है। और इस तरीके का कार्य करने वाला, जल बजट को अपनाने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। वही बात करें, केरल में जो पहली महिला यहाँ पे पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी, क्या नाम है, पद्म लक्ष्मी। पद्म लक्ष्मी दोस्तों ये केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर है। वही बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला दोस्तों कौन है, तो वो कोल्लम जिला है। कोल्लम जिला ध्यान रखिएगा केरल का ये जिला है जो कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला है। और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि केरल की सरकार ने एक अभियान चलाया जिसका नाम है संविधान साक्षरता अभियान, ये भी केरल की सरकार के द्वारा चलाया गया था। वही बात करें, इस साल जनवरी 2023 में ध्यान रखिएगा जो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था वो भी केरल के कन्नूर में आयोजित किया गया था। तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस 2023 का आयोजन केरल के कन्नूर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, करंट अफेयर है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि अब आप मुझे एक चीज और भी बताइए कि भारत की सबसे लंबी जो झील है वो किस राज्य में स्थित है, उसका नाम क्या है। चलिए बताइए, मैं लगातार इधर आप लोग को बताई हूँ कि अब आते हैं प्रश्न पे कि किस शहर में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जिनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, उस पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा स्टेडियम यानी कि पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है, चूंकि यहाँ पे आपसे शहर पूछ लिया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो मेघालय की राजधानी शिलांग है, शिलांग में जो है पूर्वोत्तर राज्य का पहला या फिर सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, पहला नहीं है ये। तो यहाँ पे शिलांग के जो पोलो में जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और ध्यान रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो शिलांग में बनाया जा रहा है पोलो में, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेडियम है और स्टेडियम बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम है, यानी कि कई सारे खेलों का इस स्टेडियम में क्या होगा, आयोजन होगा, जैसे कि बास्केटबॉल, स्क्वैश,
ठीक है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और कई अन्य जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस होगा। इसमें सारे तरीके के खेलों जो है, कई तरह के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा इतने बड़े जो है स्टेडियम में। तो ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम बनाया जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये मेघालय की राजधानी शिलांग में बनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं दोस्तों मेघालय का। कल ही मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में भी सीमा विवाद 123 गांवों को लेकर के जो था और लगभग 800 किलोमीटर की सीमा को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसमें अभी कल ही असम मतलब हम लोगों ने बात की कि 20 तारीख को इन दोनों ही राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में गृह मंत्री अमित शाह जी के जो है उपस्थिति में एक समझौता हुआ। ठीक है, और उसके तहत हम लोगों ने देखा जो कुछ भी सीमा विवाद था उसको जो है निपटान करने का प्रयास किया। मैंने आपको बताया था कि 1972 में पहले देखा जाए जब ब्रिटिश भारत था तो उसमें असम में जो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये क्षेत्र आते थे। लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले तो आगे बढ़ करके देखा जाए तो पहले नागालैंड अलग हुआ, फिर 1972 में जो है असम, यहाँ पे जो है ये बात कर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, ये लोग असम से अलग हुए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी के तहत जो है मेघालय जो असम से अलग होकर के 21 जनवरी 1972 में एक अलग राज्य बना, जिसकी राजधानी क्या बनी दोस्तों? शिलांग बनी। वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कॉनराड संगमा है। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा में इसकी 1 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं। देखिए कुछ और भी तथ्य है, स्टैटिक्स क्वेश्चन है जो कि मेघालय से संबंधित और आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जैसे कि कौन कौन से महोत्सव मेघालय में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे नेक क्रिम नृत्य हो गया, वांगला महोत्सव हो गया, अहया। झीलें देखिए कौन कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो उमियम झील जो है वो मेघालय में है। नदी देखिए, ध्यान रखिएगा कोपिली नदी, और एक देखिएगा उमन गोट नदी। ध्यान रखिएगा ये एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। इसकी फोटो आप देखिएगा, बड़ी ही खूबसूरत नदी है। कभी आप लोग को मौका मिले तो यहाँ की जो है घूमने जरूर जाइएगा, जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुनिया को, अपने देश को, तो ये सब जगह बड़ी खूबसूरत है। आपको वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कितनी विविधता हमारे देश में, कितनी खूबसूरती छुपी हुई है। उमन गोट नदी उन्हीं खूबसूरती में से एक खूबसूरत नदी है। तो गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं, काफी स्वच्छ ये नदी है। वही बात करें राष्ट्रीय उद्यान की मेघालय में, तो यहाँ पे ठीक है बल्बक्रम, ठीक है, यहाँ पे बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, नो क्रेक राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मेघालय में स्थित है। अब बात करें दोस्तों कुछ वन्य अभ्यारण्य की जो कि मेघालय से संबंधित है। यहाँ पे बाघमारा पीचर प्लांट वन्य अभ्यारण्य है, ठीक है, नोंगा खिलेम वन्य अभ्यारण्य है, और बात करें सीजू पक्षी अभ्यारण्य है। ये सब जो अभ्यारण्य है ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? जीतगढ़ी पर्व किस देश में मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया दोस्तों भारत के पड़ोसी देश किसके? नेपाल में। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, माफ करिएगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए बात करते हैं। देखिए नेपाल में जो लुम्बिनी प्रांत में रुम्मनदेही जिला है, वहां पे एक बुटल वेल है, वहां पे 20 अप्रैल को जीतगढ़ी पर्व मनाया गया। जीतगढ़ी पर्व देखिए जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है, जब उस समय तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी थी आजादी के पहले, तो नेपाल की सेना के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें नेपाल की सेना जीती थी और इसी जीत को चिन्हित करने के लिए वहां के लोगों के द्वारा जो है जीतगढ़ी पर्व मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान जो कर्नल उजीर सिंह थापा थे, उन्होंने नेपाली सेना का नेतृत्व किया था और 7 वैशाख, देखिए ये युद्ध जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, और इसी दौरान जो है जो यहाँ पे कर्नल उजीर सिंह थापा के नेतृत्व में जो सेना थी नेपाल की, उन्होंने ब्रिटिश सेना को हरा दिया था और जीतगढ़ी किले पर क्या किया था? विजय प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा थोड़ा, यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बुक खोलना है और थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का चीजें आपको देखना है। बहुत ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें प्रश्न नहीं बनेगा, बस जीतगढ़ी पर्व ध्यान रखिए, नेपाल में भी हाल फिलहाल में मनाया गया है। आइए बात करते हैं अभी कुछ अन्य भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज जो नेपाल से संबंधित है दोस्तों। तो नेपाली कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम है नारायण प्रसाद सउद। इन्होंने देखिए ये नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया। तो नेपाल के नए विदेश मंत्री कौन बने दोस्तों? नारायण प्रसाद सउद। आइए बात करते हैं दोस्तों नेपाल। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा नेपाल, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। चूंकि नेपाल का मैप प्रॉपर ऐसा नहीं मिलता जिससे आपको समझाया जा सके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ये है नेपाल, ठीक है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, एक लैंडलॉक है, एक तरीके से बफर कंट्री कह सकते हैं, बफर है, और ये लैंडलॉक है पूरी तरीके से, इसकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं है।
क्योंकि इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा दो देशों से लगती है, एक भारत से और एक स्वयं नेपाल तिब्बत का जो क्षेत्र है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से राज्य, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उत्तराखंड, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से अपनी सीमा को साझा करता है। अब आपको ये देखना है दोस्तों, आप मुझे बताइए कि नेपाल से जो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा लगती है, कितने जिलों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। बात करें दोस्तों नेपाल की, तो राजधानी देखिए इसकी क्या है, काठमांडू जो है वो इसकी राजधानी है और यहाँ के रुपया जो है वो मुद्रा है, करेंसी। राष्ट्रपति देखिए रामचंद्र पहलोट, देखिए यहाँ पे जो विद्या देवी भंडारी थी जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी वहां पे, अब उनके स्थान पे रामचंद्र जो है पौडेल वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री पुष्कर कमल जो दहल है वो यहाँ, पुष्प कमल दहल वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को बाढ़ पुनर्वास के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण देगा। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश को एडीबी जो है वो एडीबी बांग्लादेश को, देखिए मई जून में जो है 2022 में बांग्लादेश में बाढ़ आई थी, उसकी वजह से काफी हानि हुई और उसी बाढ़ पुनर्वास के लिए जो है ऋण राशि प्रदान की जाएगी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। कितनी दोस्तों, तो 230 मिलियन। करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा बांग्लादेश को जो है 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। किस उद्देश्य से, जैसा कि बांग्लादेश में पिछले वर्ष बाढ़ आ गई थी, उस बाढ़ के दौरान जो लोग का भी जो लोग बेघर हुए, ठीक है, बहुत सारा नुकसान हुआ, तो उनके पुनर्वास के लिए जो है 230 मिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मई जून में यानी कि पिछले साल 2022 की बात करें, जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है वहां पे विनाशकारी जो है बाढ़ आई थी बांग्लादेश में, और इसी बाढ़ के दौरान जो कुछ भी नुकसान हुआ तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया कि एक तरीके से वहां पे जो पुनर्वास का कार्यक्रम, पुनर्निर्माण का जो प्रयास किया जा रहा है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा, उसी कार्यक्रम में एक सहायता के रूप में ऋण प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, एडीबी के द्वारा। चूंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये ऋण प्रदान किया जा रहा है, तो आइए देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। मुख्यालय की दोस्तों बात किया जाए मनीला, ठीक है, जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला एडीबी का मुख्यालय है। आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश से संबंधित कुछ और भी तथ्य को। दोस्तों इस महीने यानी कि अप्रैल 2023 की बात किया जाए, कितने अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 15 अप्रैल 2023 में जो बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका, वहां पे लगभग जो है 58 साल के बाद सबसे ज्यादा जो है तापमान दर्ज किया गया। कितना दोस्तों, 40.4, क्योंकि 58 साल के बाद। यहाँ पे अगर हम बात करें 58 से पहले यानी कि 1965 की बात करें, तब वहां पे सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। कितना था दोस्तों, तो 42 डिग्री जो है से अधिक दर्ज किया गया था। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका में 15 अप्रैल को सबसे जो है गर्म दिन जो है देखा गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों बांग्लादेश आपको पता ही 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया देश बना, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप आपको दिख रहा है बांग्लादेश, ठीक है। आपको ये देखना है कि किन किन राज्यों से इसकी सीमा लिखती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेस्ट की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से, फिर यहाँ पे असम से, फिर मेघालय से दोस्तों, और फिर बात करें त्रिपुरा से और मिजोरम से जो है इसकी सीमा लगती है। अगर बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा की दोस्तों बात किया जाए तो भारत और म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। सामुद्रिक सीमा बे ऑफ बंगाल से लगती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आप देखिए तीनों ओर से आपसे पूछा गया एक प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा राज्य दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों बांग्लादेश की जो राजधानी देखिए क्या है, ढाका जो है इसकी राजधानी, टका यहाँ की करेंसी है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना जायद जो है वो यहाँ की, वाजिद जो है वो यहाँ की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में कहा डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। तो डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है, ये हुआ है दोस्तों गोवा में हुआ है। करेक्ट आंसर इस बी है। तो यहाँ पे हाल ही में जो है डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है, और इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों वो भारतीय उद्योग संघ, ठीक है,
और साथ ही साथ जो मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनके संयुक्त जो है रूप से इन दोनों ने मिलकर के यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय मिलकर के डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, गोवा में किया, उद्देश्य क्या है, विषय क्या है, ध्यान रखिएगा, एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण, स्वास्थ्य समानता में सुधार। ठीक है, तो ये इसका विषय है डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का। अगर इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देखिए क्या है, तो जितना भी डिजिटल स्वास्थ्य के समक्ष जो चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, ठीक है, जो प्रमुख मुद्दे हैं, ठीक है, उन पर चर्चा करना। तो इसके लिए जितने भी जो नीति निर्माता हैं डिजिटल स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है, जो उद्योग के नेता हैं, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जो विचारक हैं, उनको जो है इस सम्मेलन के माध्यम से एक साथ लाया गया और इस सम्मेलन के दौरान उन लोगों के बीच में चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया कि किस तरीके से डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र के द्वारा जो सामना किया जा रहा है, जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, उन मुद्दों पर जो है चर्चा किया गया इस सम्मेलन के दौरान। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ की। ठीक है, चूंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इस बॉडी के भी बारे में हमें देखना जरूरी होता है। देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ की बात किया जाए दोस्तों तो ये गैर लाभकारी और गैर सरकारी एक एनजीओ ही है। इसकी स्थापना दोस्तों 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो संजीव बजाज है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, ये क्या कार्य करता है, तो भारत में जो उद्योग है और जो नागरिक समाज है उनके विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्राप्त करने का प्रयास भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में चर्चा में रहे हक्की पिक्की जनजाति समुदाय किस राज्य से संबंधित है, तो हक्की पिक्की जनजाति समुदाय किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये कर्नाटक में है। और देखिए जैसा कि आपको पता है सूडान में जिस तरीके की हिंसा जो है पनप गई है, वहां पे ये जो है समुदाय फंस गया है। तो हिक्की पिक्की जो समुदाय है जो कि कर्नाटक से संबंधित है, ये जनजाति समुदाय, इसके जो है 181 से अधिक जो सदस्य है वो सूडान में फंस गए, जो कि वो हिंसा प्रभावित क्षेत्र इस समय हुआ है। इन समुदायों की बात करें दोस्तों हक्की पिक्की की, तो ये एक अर्ध भूमध्य जनजाति है और इनके जो है पारंपरिक पेशे की बात किया जाए तो ये परंपरागत रूप से दोस्तों ये पक्षियों को पकड़ते हैं, उन्हीं का शिकार करते हैं और भारत में जनरली पश्चिम और दक्षिणी भारत के वन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। ठीक है, अभी देखा जाए ये कर्नाटक में जो है हक्की पिक्की एक तरीके से ये अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाता है कि ये राणा सांगा जो है राणा प्रताप सिंह है उन्हीं के उनसे ये अपना पैतृक संबंध जो है ये मानते हैं। ठीक है, तो अभी चर्चा में थे। चूंकि बात करें सूडान की दोस्तों, तो सूडान में देखिए इस समय वहां के 2 गुट थे। सूडान में ये अफ्रीका का ये देश है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में ये स्थित है। आप लोग मैप खोलिए देखिए, तो वहां पे 2 गुट थे। देखिए 2 बल थे, सूडान अर्थशास्त्र, ठीक है, सूडान माफ करिएगा, सूडान सशस्त्र बल और यहाँ पे रैपिड फोर्स जो है रैपिड सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट फोर्स है। जो इनके बीच में क्या हुआ था, एक तनावपूर्ण माहौल था और इसी तनावपूर्ण माहौल के कारण वहां पे क्या हो गया, हिंसा देखी गई। देखिए वहां पे एक सरकार के बीच में एक तरीके से वहां पे गैर सैनिक अधिकारियों की सत्ता के लिए वहां पे जो सरकार है वहां पे जो सेना है उनके बीच में एक राजनयिक समझौता हुआ था और इसमें यह देखा गया था जो राष्ट्रीय सेना में जो बल है उनपे जो है बलों में विलय करने पर बात की गई थी। लेकिन संयोग से उसी में देखा जाए इन्हीं गुटों में जो सेना के भीतर एक ऐसा कट्टर ग्रुप शामिल था जिससे क्या क्या एक तनावपूर्ण स्थिति को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद वहां पे जो है हिंसा भड़क गई। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए गैर सैनिक सरकार जो अधिकारियों की सत्ता को स्थापित करने और वहां पे कुछ ऐसे थे जो उनका विरोध कर रहे थे जिसके कारण से वहां पे हिंसा जो है हिंसा तनावपूर्ण माहौल हुआ, फिर उसके बाद वहां पे हिंसा भड़क गई। तो सूडान अफ्रीका के ईस्ट में स्थित देश है। मैप खोलिए, एटलस खोलिए। अब आप मुझे बताइए सूडान की राजधानी क्या है, ठीक है, वहां की करेंसी क्या है, तो आप मुझे उसकी किन किन देशों से वो अपनी सीमा को साझा करता है, अगर उसकी कोई सामुद्रिक सीमा है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज आपकी जिम्मेदारी है एटलस के बारे में मुझे बताना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की देखिए अभी 48वीं बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता किया गया है जो जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख है, माफ करिएगा, जो नमामि गंगे परियोजना के प्रमुख है जी अशोक कुमार, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, तो ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक है मामफल, ठीक है, इनका नाम क्या है, जी अशोक कुमार। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं उन्होंने जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक हुई थी उसकी बैठक की अध्यक्षता की गई है। ठीक है,
इस बैठक के दौरान ध्यान रखिएगा जो 8 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है, लगभग 8 परियोजनाएं 638 करोड़ रुपए की थी और इनको मंजूरी प्रदान किया गया है। इस परियोजना में देखिए जो यमुना की जो सहायक नदी दोस्तों हिंडन आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प्पा की संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सबसे पूर्वी विस्तार है हिंडन नदी मेरठ के तट पे, ये सबसे पूर्वी विस्तार रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ही जो है इस नदी को साफ करना, शामली में प्रदूषण निवारण के लिए लगभग 407 करोड़ रुपए की जो है 4 परियोजनाओं को भी मंजूरी दिया गया है। ये परियोजनाएं जो है मंजूरी जो दी गई थी ये किसके लिए, ये कृष्णा नदी में जो प्रदूषित पानी है उसके प्रवाह को रोकने के लिए भी दिया गया था। दोस्तों नमामि गंगे परियोजना जो कि गंगा नदी को स्वच्छ करने से संबंधित है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो जून 2014 में किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि एक ठीक है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जून 2014 में किया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है इस पूरे जो है योजना को चलाया कौन, शुरू किया, तो ये राष्ट्रीय गंगा जो है राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण और संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस परियोजना को शुरुआत की गई। किसके द्वारा जो है इसको संचालित किया जा रहा है, तो जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और जल संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के तहत जो है इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। और कार्यक्रम जो है यह कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य कार्यक्रम प्रबंधन जो है समूहों द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो नमामि गंगे या फिर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नमामि गंगे जो परियोजना है जून 2014 में शुरू की गई थी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिपक्षीय संवाद मंच में भारत, ब्राजील और कौन सा देश शामिल है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है इब्हा। देखिए इप्सा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये काफी समय से देखा जाए ये जो संगठन है इप्सा ये काफी समय से निष्क्रिय रहा है, लेकिन अभी इसमें कूटनीतिक जो है फोकस बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण से इप्सा यानी कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का जो एक मंच है, त्रिपक्षीय मंच, वो भी चर्चा में आ गया है। बात करें इस मंच के बारे में दोस्तों, इस त्रिपक्षीय संवाद मंच के बारे में, तो ये जो भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका फोरम है जो एक त्रिपक्षीय संवाद मंच है, इसकी जो शुरुआत इसे बनाया गया था 2003 में। किस डिक्लेरेशन के तहत? ब्रासीलिया डिक्लेरेशन के तहत जो है ये इप्सा डायलॉग फोरम के नाम से क्या हुआ था, ये जो समूह है ये औपचारिक रूप से क्या था, एक तरीके से अस्तित्व में आया था, तो ब्रासीलिया जो है डिक्लेरेशन। यहाँ पे दोस्तों लगभग यहाँ पे 2011 से 2022 तक लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 12 वर्षों के दौरान या 11 वर्षों के दौरान देखा जाए ये जो इप्सा का मंच है इसे केवल 4 बार जो है त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक की गई, मात्र केवल 4 बार किया गया, तो एक तरीके से इसको निष्क्रिय देखा जाए। और जो पिछली बार जो बैठक हुई थी वो सितंबर 2022 में हुई थी, लेकिन इस बैठक में देखा जाए जो तीनों देशों के राष्ट्र प्रमुख नहीं थे बल्कि वरिष्ठ मंत्री जो थे वो न्यूयॉर्क में इप्सा बैठक में मुलाकात किए थे। और 2011 के बाद से देखा जाए जो इस देशों के इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो सरकार है, उनकी बैठक नहीं हुई, जिस कारण से इस मंच का तरीके से देखा जाता है ऐसा कि निष्क्रिय हो गया, लेकिन पुनः जो है इसको सक्रिय करने का, इस पे फोकस करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इप्सा चर्चा में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की। हाल ही में कब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया? देखिए हम लोगों ने चर्चा किया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और ये मनाया गया दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया गया। करेक्ट आंसर सी है। तो देखिए हर साल देखिए पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्यों दोस्तों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए दोस्तों इसी दिन 24 अप्रैल को 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज्य व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और मैंने आपको बताया भी था कि संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जो है कौन सी अनुसूची जुड़ी दोस्तों? 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय थे, और अनुच्छेद दोस्तों क्या था? 243 अनुच्छेद था, ठीक है। मैंने आप लोग को ये सारी बात बताई थी कि यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है दोस्तों? लॉर्ड रिपन के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो शिल्पी, ठीक है, पंचायती राज्य व्यवस्था के शिल्पीकार किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता को। और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी 1957 में, जो कि त्रिस्तरीय, ठीक है, पंचायत के बारे में बात किया था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी बोला था कि पंचायत से संबंधित सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। इस दिन की बात करें दोस्तों तो यह दिन जो है राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस।
वो मनाया जाता है सतत पंचायत, स्वस्थ, जल पर्याप्त, स्वच्छ और हरित गांव का निर्माण। ये इसकी थीम, इसका विषय था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों, तो ये क्रिकेटर रोहित शर्मा को जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, माफ करिएगा। ठीक है, वहीं देखा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, संदीप सिंह को नियुक्त किया गया। स्टार, ठीक है, स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, ऋषभ पंत को, क्रिकेटर ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया गया किसके द्वारा, जयदीप मुखर्जी के द्वारा, जो कि एक पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे, इनकी पुस्तक है ये। डोमिनिक राब के इस्तीफे के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना नया उप प्रधानमंत्री किसे नियुक्त नामित किया है, ओलिवर डाउडेन। तो ओलिवर डाउडेन जो है ये नए उप प्रधानमंत्री बनाए गए ब्रिटिश सरकार के। इसके पहले डोमिनिक राब थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। बाकी डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। बाकी फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।